नाज़रीन, सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं और अब हिजबुल्लाह भी आगे से तैयारी कर रही। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब हिजबुल्लाह के फाइटर्स वो अपनी पोजीशंस पर हैं और किसी भी वक्त वो स्ट्राइक बैक करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर वो थोड़ा सा पीछे हटने जा रहे थे या अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। 1.5 लाख के करीब एक्टिव फाइटर्स हिजबुल्लाह के बताए जा रहे हैं जो अपनी पोजीशंस पर हैं। इधर से इजरायली फौज हमले कर रही है और किसी भी वक्त अब वो स्ट्राइक बैक जो है वहां से होने जा रहा है। दूसरी तरफ शाम में भरपूर लड़ाई का आगाज हो चुका है, एक बाकायदा जंग का नाम वहां पर दिया जा रहा है और अब ये कंफर्म रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं कि इजरायली हिमायती ग्रुप्स ने बशार अल असद की फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया है और जिसका बुनियादी पर्पस शाम को डिस्टेबलाइज करना और हिजबुल्लाह को जो सप्लाई लाइन आ रही है उसको मुकम्मल तौर पर मुतासर करना है। और यहां पर नेटो फैक्टर भी खुलकर सामने आ रहा है। नेटो का मकसद रूस को मिडिल ईस्ट से पुश आउट करना है, ठीक है, रूस को पूरी तरह से कमजोर करना, उनको यहां से निकालना, तो नेटो की मर्जी भी इसमें शामिल है। तो एक लार्जर स्केल में यह मामला चला गया है और जो शाम से फ्रंट खुला है यह आगे ईरान तक लीड कर सकता है। जो ईरान वॉर है, मतलब शाम से देखिए, शाम में इतनी बड़ी लड़ाई जारी होगी, बशार अल असद होंगे, रूस होगा, तो ईरान भी तो वहीं पर बैठा हुआ है। ईरानी ऑफिशियल्स कल शहीद हुए हैं तो ईरान खामोश नहीं रह सकता। तो ये बात आगे से आगे वहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल में अभी एक बार फिर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जीपीएस बंद हुआ है। तो ये सारी तफसीलात और मैक्रोन की कॉल हुई है लेबनीज जो लीडरशिप है उनके साथ। तो ये सारा नया मंजरनामा क्या बन रहा है, गजा में सूरत हाल क्या है, विंटर आ चुका है, लोग बहुत मुश्किल में हैं, बमबारी हो रही है, क्या कुछ सीज फायर मुकम्मल होगा या वो हतमी लड़ाई ही है, क्या आगे मंजरनामा बन रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लेबनान सीज फायर के बाद अब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इजराइल के जो हमले हैं वो लेबनान की सरजमीन के ऊपर जारी हैं और जो तमाम इतराफ से कैलकुलेशंस आ रही हैं, जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो बात कर रही हैं, तमाम इतराफ से जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो इस बात को कन्विंस हैं, इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ये सीज फायर टिकने वाला नहीं है। जो बुनियादी तौर पर एक ऑब्जर्वेशन या अजम्पशन थी कि शायद अब मामलात कोई सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं लेबनान के सीज फायर से, वो वैसा नहीं है, बल्कि अब तो वो कह रहे हैं कि ये सीज फायर किसी तौर पर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप जरा देखिए कि पहले 24 घंटों के अंदर ही इस सीज फायर की वायलेशन इजराइल कर चुका है। सिर्फ 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे उससे पहले उन्होंने वायलेशन कर दी। तो इसका मतलब यह है कि सीज फायर तो खत्म हो चुका है, उसकी वायलेशन तो पहले चंद घंटों के अंदर ही कर दी गई थी और अब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद कई एक बार जो हमला है वो उस साइड के ऊपर किया गया है और अभी 48 घंटे गुजरने के बाद कई बार हमला लेबनान में किया जा चुका है और इसीलिए बताया जा रहा है कि अब पहले से भी ज्यादा लार्ज स्केल वॉर उल्टा शुरू होने जा रही है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर शुरू होने जा रही है। जो अजम्पशन थी डीएस्केलेशन की वो नहीं, बल्कि ज्यादा लार्ज स्केल वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, इसके सबूत भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखें, सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल से आज मजीद क्या खबरें सामने आ रही है, इजरायली आर्मी क्या कर रही है और इजराइल के अंदर जो कैलकुलेशन है दोबारा जंग शुरू होने की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कर्फ्यू इंपोज्ड इन सदर्न लेबनान, इजरायली आर्मी ने फिर अनाउंस किया है कि हमने कर्फ्यू इंपोज कर दिया साउथ लेबनान में और कोई इस तरफ ना आए। मतलब ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि सीज फायर हो चुका है, साउथ लेबनान का इलाका है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और ये कर्फ्यू जी इंपोज कर रहे हैं। हालांकि इनकी फौज भी वहां पर नहीं है, ये वो तल अवीव के नेशनल कमांड सेंटर में बैठकर कर्फ्यू साउथ लेबनान में इंपोज कर रहे हैं। इजरायली मिलिट्री रिट्रीट्स बैन ऑन लेबनीज सिविलियंस रिटर्निंग टू विलेजेस। जो लेबनीज आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो वापस ना आए, अगर वो आए तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हमने यहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, वो वापस जो है वो मूवमेंट ना करें, ठीक है। तो ये अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन लेबनीज जो है वो तो जाहिर बात है वापस आ रहे हैं। जरा देखिए अल जजीरा इसके ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली मिलिट्री ये सारा कुछ क्यों कर रही है। कंसर्न्स ओवर लेबनान सीज फायर स्टेबिलिटी एमिड टेंशंस। एक तो वो कह रहा है कि इसके ऊपर कंसर्न्स है कि ये मामला यहां पर टिकने वाला नहीं है। इजरायली मिलिट्री ट्राइंग टू शो दैट they are the ones in the driving seats। वही बात जो मैंने कल आपके सामने रखी थी, आज अल जजीरा उसको रिपोर्ट कर रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनका अपर हैंड है, वो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, वो जीत चुके हैं। देखिए मगरबी मीडिया ना, तो वहां पर एक बयानिया तो देना है,
اب کیا وہاں پر وہ یہ بتائیں کہ اچھا حزب اللہ نے ہمیں ہرا دیا ہے اور حزب اللہ کی مجبوریوں کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، سیز فائر کیا؟ تو ایسا تو نہیں. تو وہ کیا بیانیہ بنا رہے کہ حزب اللہ کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، حزب اللہ کو ہم نے کمزور کر دیا. پہلے کہتے تھے ختم کریں گے، اب بیانیہ یہ بنا رہے کہ ہم نے کمزور کر دیا اور وہ حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر دوبارہ ساؤتھ لیبنان میں انہوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی تو ہم حملہ کریں گے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے. تو وہ اپنے آپ کو فاتح دکھانے کے لیے کہ دیکھو چونکہ ہم جیتے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہمارے پاس یہ رائٹ ہے، ہم ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں، ہم چاہے تو سٹرائک کر لیں، ہمیں کون روکنے والا ہے، کیونکہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں، حزب اللہ کو تو ہم نے ختم کر دیا. تو یہ وہ اپر ہے. اور یہ دیکھیں اگر ان کی فتح ہوتی تو سب کو نظر آ جاتی. یہاں پر تو وہ فتح اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جو فتح ہوتی ہے اس کو تو کوئی ریفیوز اور نیگلیکٹ نہیں نہ کر سکتا. تو اسرائیل اپنی شکست کو فتح میں کرنے کے لیے، یعنی یہ بیسیکلی وہ ڈیفیٹ ہے جو حزب اللہ نے دی ہے اور اسرائیل کو ہانٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے دوبارہ سے جنگ چھڑنے کا. جو اسرائیل بنیادی طور پر ایزیوم کر رہا تھا ویسا نہیں ہوا، بلکہ کرٹیسزم اور بڑا، ان کی پاور پوری طرح سے ایکسپوز ہوئی، ان کی ڈومیننس پوری طرح سے ایکسپوز ہوئی. اب وہ اس کو دوبارہ سے اچیو کرنے کی اس طرح کی حرکتوں سے کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی یہ حرکتیں بھی بتاتی ہیں کہ یہاں پر سیز فائر چلنے والا نہیں ہے. یعنی ضرورت کیا ہے اس طرح کے اکا دکا حملے کرنے کی، اور یہ کہ کرفیو لگا رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، جب حزب اللہ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر یہ کیا؟ تو جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے نا اس جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا، وہ اسرائیل کی ڈیفیٹ ہے. وہ ڈیفیٹ کا برڈن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا. اور جو اسرائیلی سائڈ سے کیلکولیشنز آ رہی ہیں، 2 ہیڈ لائنز اس کی بھی دیکھیے. اسرائیل کا ٹاپ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، آفیشلز ان دا اسرائیلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایسٹیمیٹ دیٹ possibility of a return to fight in Lebanon is about 50%. 48 گھنٹوں کے صرف بعد اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 50% چانسز ہیں کہ یہ لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ تو خود اسرائیل ایزیوم کر رہا ہے، باقی ایکسپرٹس اور ان کی رائے تو بھی آپ کے سامنے شیئر ہی نہیں کر رہے. اسرائیل خود اس بات کو بلیو کر رہا ہے کہ 50% کم سے کم چانسز ہیں کہ یہ لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اسرائیلی ملٹری کمانڈر سیز وکٹری اگینسٹ حزب اللہ a long way off. وہاں پر وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ فتح تو ہوئی نہیں، تو فتح تو ہمیں چاہیے، وکٹری ہمیں چاہیے حزب اللہ کے خلاف. اسرائیل has not yet fended off the threat of Hezbollah and should be ready to strike back anywhere to stop it from regrouping. کہ اسرائیل کو پوری طرح سے تیار ہو جانا چاہیے اسٹرائک بیک کرنے کے لیے، دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو تیار ہو جانا چاہیے. یہ اسرائیل کے اندر کی اس وقت کی ڈیبیٹ ہے. اور ایک خبر آ رہی ہے کہ جی پی ایس بند ہو گیا ہے. The GPS system in the Galilee finger is jammed for the first time since the ceasefire. مطلب صورتحال وہاں پر کوئی سٹیبل نہیں ہے. اور ذرا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کب کون سا معاملہ چلتا ہے، کب ان کے ساتھ پیس ہو پایا ہے، کب ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ٹک پاتا ہے. تو اگر اسرائیل فاتح ہوتا ہے تو وہ مظلوموں کے اوپر ظلم بڑھا دیتا ہے، پیس نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھے دیں گے. اگر لیبنان شکست کھا گیا ہے تو لیبنان کے اوپر ظلم بڑھائے گا اسرائیل، اور اگر لیبنان فاتح ہوا ہے تو اسرائیل اس کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے دوبارہ حملہ کرے گا. تو سولوشن کہاں ہے؟ پیس کہاں ہے؟ سیز فائر کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں نہیں ہے. اگر ہار گئے تو آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اگر جیت گئے تو آپ کی جیت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو سولوشن نہیں. اور سب سے بڑی بات غزہ، جب تک غزہ کا معاملہ جاری ہے وہاں پھر کوئی سیز فائر، کوئی پاز، کوئی پرماننٹ حل یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ غزہ کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ لیبنان کا سیز فائر ٹک ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ڈائمینشنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ذرا نیتن یاہو کے 2 سے 3 بیانات سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نیتن یاہو: I did not talk about stopping the war with Lebanon, but about a ceasefire that may be shorter than expected. یہ نیتن یاہو کا بیان ہے کہ میں نے تو جنگ بندی کی بات کی نہیں، میں نے تو سیز فائر کی بات کی ہے. مکمل جنگ ختم کرنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اور یہ جو سیز فائر ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے بھی شارٹر ہونے جا رہا ہے، بہت مختصر ہونے جا رہا ہے. I may agree to cease fire in the Gaza Strip, but not end to the war. اور میں غزہ میں بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کر لوں، لیکن مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی، مکمل جنگ ختم نہیں ہوگی. We will take advantage of the ceasefire. I did not say the end of the war. In case there is a violation of the outline, we will go into full scale war. یہ نیتن یاہو کے بیانات ہیں. پہلی بات تو کنفیوژن اور بکھلائے ہوئے کہ میں نے تو سیز فائر کی بات کی، جنگ بندی کی بات ہی نہیں کی. مطلب بکھلاٹ آپ کو ٹولنی نظر آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریئیکشن سامنے آنا، یعنی جو ان کی کیلکولیشن تھی کہ یہاں لیبنان کا سیز فائر ان کو کوئی بینیفٹ دے گا یا
नेतन्याहू को कोई रिलीफ मिलेगा या नेतन्याहू को कोई वाह होगी या उसकी कोई फतह को गिरदाना जाएगा, जो नेतन्याहू एज्यूम कर रहा था, वैसा नहीं हुआ, बल्कि क्रिटिसिज्म हुआ और डिफीट इस्टेब्लिश हुई। तो अब वो कह रहा है कि अच्छा मैंने तो थोड़ी देर के लिए पॉज किया है और ये पॉज बहुत मुख्तसर होने जा रहा है। अगेन आप याद करें, जो मामला गजा का थोड़ी देर के लिए 7 दिनों के लिए जो जंगबंदी हुई थी, सेम चीज यहां पर होने जा रही है। इजराइल ने प्रिजनर एक्सचेंज डील की, लेकिन जो फिर फलस्तीनियों ने उसको सेलिब्रेट किया और हमास की फतह वहां पर मानी गई कि उसने मजबूर किया इजराइल को सीज फायर के लिए और प्रिजनर एक्सचेंज डील के लिए, तो उसके बाद नेतन्याहू ने क्या किया, दोबारा से फौरी जंग छेड़ दी, हालांकि कोई वहां पर जवाब नहीं बनता था। तो वही काम आज फिर होने जा रहा है कि जो उन्होंने बुनियादी तौर पर कैलकुलेट किया था कि जो जंगबंदी से उनको मकासद हासिल होंगे, वो नहीं हुए हैं, बल्कि वो उलट हो गया है, जैसे वहां 7 दिनों की जंगबंदी में हुआ था। तो इजराइल ने दोबारा से जंग छेड़ दी थी नेतन्याहू ने, तो यहां पर भी यही होने जा रहा है और वो खुद अपनी जुबानी कह रहा है कि ये शॉर्टर होने जा रहा है देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत जल्दी ये हम दोबारा जंग शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नेतन्याहू के अल्फाज हैं। तो बात यह है कि यहां पर कोई पॉज, यहां पर कोई छोटा सा वक्फा, कोई परमानेंट हल नहीं है। और जब तक कि गजा में जेनोसाइड जारी है, गजा में बमबारी जारी है, तो फिर आप सोच भी किस रह सकते हैं। अभी गजा पर आगे मजीद तफसील से बात करते हैं, लेकिन अब मैं जो लेबनान के हवाले से आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मगरबी इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी है, उनके मुताबिक हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स शहीद हुए हैं इस 14 महीनों की जंग के अंदर, वो 2000 प्लस हैं। 2000 प्लस हिजबुल्लाह के फाइटर्स 14 महीनों की जंग में शहीद हुए हैं। और पीछे तैयार किस तरह बैठे हुए हैं, यानी हिजबुल्लाह अब मजीद दोबारा जंग के लिए तैयार है ना, इसराइल के ऊपर कोई भरोसा तो नहीं है, इसराइल हमले कर रहा है, किसी भी वक्त वो बड़ा हमला भी कर सकता है और ये मुआहदा टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हिजबुल्लाह के पास क्या सलाहियतें हैं, तो आज जो मगरबी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा जी कम से कम 1.5 लाख के करीब फाइटर जो है वो हिजबुल्लाह के पास बैठा हुआ है, 2000 उनका शहीद हुआ है। और आपको पता है कि हिजबुल्लाह जब उनका फाइटर शहीद होता है तो वो शुक्र अदा करते हैं, ये बुनियादी फर्क है। देखें, इसलिए आप इस लड़ाई को अगर फतह और शिकस्त को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों के लिए एक मियार को आप नहीं तय कर सकते। एक तरफ हिजबुल्लाह है, अगर उनका कोई शहीद होता है तो वो शुक्र अदा करते हैं कि हमें मंजिल मिल गई, दूसरी तरफ मातम होता है जब उनका इजरायली फौजी मरता है। तो यहां मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो 2000 उनके शहीद हुए हैं, 1.5 लाख पीछे बैठे हुए हैं। तो इंटेलिजेंस मगरबी कह रही है कि ये इजराइल कैसे लड़ेगा हिजबुल्लाह से, जिसके 14 महीनों में इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 2000 शहीद हुए हैं और हर शहादत उनके जज्बे को बढ़ा देती है। और 1.5 लाख हिजबुल्लाह का फाइटर बैठा हुआ है, किस तरह लड़ेगा इजराइल 1.5 लाख फाइटर से। और अभी तक हिजबुल्लाह ने शाम, इराक और यमन से कोई मैन पावर डिमांड नहीं की है। ये लेबनीज हैं सारे के सारे, बाहर से अभी तक कोई नहीं आया है, उन्होंने अभी तक डिमांड ही नहीं की है क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर उनको जरूरत पड़े तो पीछे और बहुत सारे जंगजू बैठे हुए हैं। तो इसलिए हिजबुल्लाह इस वक्त तैयार है। जो पोजीशंस वो सदरन लेबनान में छोड़ने का अगर डिस्कशन हो रही थी तो वो अब नहीं है कि वो सदरन लेबनान में ही रहेंगे, अपनी पोजीशंस के ऊपर रहेंगे, नजर रखेंगे, तैयारी रखेंगे और किसी भी वक्त ये जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। नबी बैरी और जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन, उनकी कॉल हुई है और ये इजराइल के हमले और मुमकिना जो सीज फायर का टूटना है इस हवाले से बात हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और काम भी हो रहा है। पहले लेबनान में सिविल वॉर करवाने की कोशिश की गई हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए, लेकिन वो सब ने मिलकर फिर उस मंसूबे को नाकाम बनाया। अब एक और मंसूबा हिजबुल्लाह के खिलाफ, और वो मंसूबा ये है कि पॉलिटिकली हिजबुल्लाह को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी हिजबुल्लाह का एक पूरा इन्फ्लुएंस है लेबनान की पॉलिटिक्स में, बाकायदा एक पॉलिटिकल जमात भी है हिजबुल्लाह। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाए और हिजबुल्लाह को लेबनान की जो पॉलिटिक्स है उससे आइसोलेट किया जाए। तो ये एक मगरिब का मंसूबा भी है हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए। तो इसलिए देखें, जंग आपको लगता है कि गोलियां चलना बंद हो गई हैं, तो जंग जारी है। कहीं वो सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हिजबुल्लाह को पॉलिटिकली कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं प्रोपेगेट करके, कहीं साइबर अटैक्स करके, कहीं इंटेलिजेंस वॉर जारी है। तो गोलियां चलना बंद हो गई हैं, लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुई है और वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में जारी है। और जो गोलियों चलने वाला मामला है वो अब इस बात के ऊपर 100% कंफर्म हो चुका है कि आप बस दहाने के ऊपर हैं। वो आज चलें, दोबारा से 10 दिन बाद चलें, 20 दिन बाद चलें,
48 घंटों बाद चलें, ये किसी भी वक्त ये मामला शुरू हो सकता है। अब आ जाते हैं जरा गजा में। गजा इस वक्त मुकम्मल अंधेरे में है, यानी वहां पर जैसे शुरू में मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, मीडिया के लोग थे, अब सैकड़ों जो जर्नलिस्ट हैं वहां पर शहीद हुए हैं, कम्युनिकेशंस नहीं है। तो वहां पर एक्चुअल जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो तबाही, जो बमबारी, जो जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट्स अभी नहीं आ रही। जैसा कि यूएस सर्जन लिख रहा है, यूएस सर्जन सेज हार्ड टू डिस्क्राइब लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन नॉर्दर्न गाजा। बयान नहीं कर सकते जो गजा के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो तबाही हो रही है, जिस तरह की शहादतें वहां पर हो रही हैं। तो ये देखें बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है गजा में, जेनोसाइड जारी है, नॉर्दर्न गाजा का मुहासरा जारी है, और हमें नजर आ रहा है कि यहां पर कोई जंगबंदी इसराइल करने के लिए तैयार नहीं है, वहां से वो फौजें निकालने के लिए तैयार नहीं है, जेनोसाइड रोकने के लिए तैयार नहीं है, और वो गजा को खत्म ही करना चाहता है। और उसके बाद उनका निशाना जो है वो वेस्ट बैंक है। तो जब इसराइल किसी अमन के लिए तैयार नहीं और इसराइल के साथ कोई अमन नहीं हो सकता, तो फिर सोल्यूशन कहां है, जंगबंदी फिर कहां है? तो ये बुनियादी बात है कि गजा में तो जो एज्यूम किया जा रहा था लेबनान सीज फायर के साथ कि गजा में भी कोई जंगबंदी हो सकती है, वो तो नजर नहीं आ रही। और इवन जिस तरह नेतन्याहू कह रहा है कि मैं कुछ देर के लिए पॉज के लिए शायद राजी हो जाऊं, तो पहली बात तो यह है कि क्या हमास परमानेंट सीज फायर से हटकर थोड़ी देर के सीज फायर के लिए राजी होगी? और अगर वो थोड़ी देर के सीज फायर के लिए राजी हो जाती है तो दोबारा, इसका मतलब जंग तो फिर दोबारा शुरू होनी है। तो अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक माह मामला रुक भी जाए तो मामला खत्म तो नहीं हुआ। अब इसी के ऊपर जोसेफ बोरेल का जो सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, उनका स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर कोई सोल्यूशन यहां पर नहीं है। यानी गजा की जंगबंदी, लेबनान की जंगबंदी, ये नहीं, फलस्तीनी रियासत अगर नहीं बनती तो उसके बगैर यहां पर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए कुछ हो सकता है, गोलियां रुक सकती हैं, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये तो बात अब हर कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। और क्या फलस्तीनी रियासत बनेगी बजरिया मुज़ाकरात? समुतरेज कह रहा है जी फलस्तीनी रियासत इज अ डेंजर फॉर इजराइल, और उनका जो सेटलमेंट मिनिस्टर कह रहा है कि हम मजीद सेटलमेंट्स बनाएंगे। इजरायली मिनिस्टर सेज सेटल गाजा एज रिस्पॉन्स टू आईसीसी वॉर क्राइम्स वारंट्स, कि आईसीसी ने जो वारंट्स जारी किए हैं उसके मुकाबले में गजा में सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी जाएं। तो हम इस बात को अच्छे तरीके से, सारी दुनिया जान गई है कि यहाँ पर कोई 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर कोई फलस्तीनी रियासत बजरिया मुज़ाकरात नहीं है। तो अब ये जो नया मंजरनामा हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग किस डायरेक्शन में चलेगी, क्या होगा, गजा में सीज़फायर होगा, नहीं होगा, जंग चलेगी, नहीं चलेगी, तो इसमें अब आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सोल्यूशन नहीं है। आपको एक हतमी लड़ाई ही लड़ना है। आप कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा मामला, पॉज आ जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल है। जैसे लेबनान में अचानक पॉज आया, गजा में भी शायद आ जाए, जिसके चांसेस नहीं है लेकिन शायद आ जाए। लेकिन वो क्या होगा, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, एक माह। अब वो जो लड़ाई शुरू हो चुकी है ये खत्म नहीं होने वाली है। एक परमानेंट सोल्यूशन फलस्तीनी रियासत, और वो मिलेगी बजरिया जंग, पुरअमन तरीके से मिलने वाली नहीं है। तो फिर ये लड़ाई अब जारी है। और फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 7 कनेक्ट हो रही है। अब जैसे आप सीरिया में अब चलते हैं, सीरिया में क्या सूरत हाल है? सीरिया में बड़ी लड़ाई का आगाज हो गया, इसको बाकायदा जंग का नाम दिया गया। बशार उल असद की आर्मी इस वक्त हमलावर हो गई है अलीपो के साथ, जहां पर ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं जिनको इसराइल सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने आकर इलाकों के ऊपर कब्जा किया था। बशार उल असद की आर्मी ने बहुत सारे इलाके अब वापस भी ले लिए हैं। भरपूर लड़ाई, भरपूर जंग का शाम के अंदर आगाज हो चुका है। जो वहां से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो हमला बशार अल असद के ऊपर हुआ है, ये इजराइल की ग्रीन लाइट के साथ हुआ है। इजराइल के वेपन्स वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बुनियादी मकसद इजराइल का सीरिया को डिस्टेबलाइज करना, बशार अल असद की गवर्नमेंट को खत्म करना, और वहां पर जो हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन है, जो रेजिस्टेंस की सप्लाई लाइन है, उसको पूरी तरह से तोड़ना है। इजराइल ने इस मकसद के साथ वहां पर जंग शुरू कर दिया। तो इतने बड़े मकसद के साथ शुरू होने वाली जंग तो खत्म होने वाली नहीं है। और यहां पर देखिए, द सीरियन आर्मी लॉन्चेस अ काउंटर अटैक टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द आर्म्ड ग्रुप्स दैट इट टुक कंट्रोल ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ इदलिब। ईरान का स्टेटमेंट है, ईरान वार्न्स ऑफ राइजिंग टेरर थ्रेट्स इन सीरिया, अर्जेस रीजनल एक्शन। ईरान ने बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एक आध हमला नहीं है, बल्कि अब ये पूरे रीजनल पीस तक ये मामला हिट करने जा रहा है। शाम में बाकायदा जंग ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि हो चुकी है शुरू। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि इजराइल इस मकासद के साथ और यूक्रेन की मदद वहां पर। तो यहां पर नेटो का फैक्टर भी आ गया। नेटो रशिया को पुश करना चाहता है यहां से, क्योंकि रशिया मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उनकी एक पार है। तो अगर रशिया को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाला जाएगा तो नेटो को एज मिलेगा, उनको एडवांटेज हासिल होगा। तो यहां पर नेटो की, तो ये ग्रेटर गेम यहां पर शुरू हो गई है।
شام کے اندر لارجر پکچر میں ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور جو ایکسپرٹ اس وقت کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی ایران تک بھی جا سکتا ہے۔ جو ایران جنگ چلتی رہی ہے اس کی ڈسکشن، شام سے شروع ہونے والی لڑائی، کیونکہ شام میں براہ راست ایران موجود ہے، لیبنان میں براہ راست اس طرح سے نہیں ہے، شام میں براہ راست ایران بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر لڑائی ہوگی تو ایران، دیکھیں جو ساری پچھلے 10-12 سالوں میں لڑائی ہوئی ہے، ایران ہی تو تھا شام کے اندر، عراق کے اندر، تو شام میں لڑائی ہوگی تو ایران تو ہر صورت میں ہوگا ہی ہوگا، جیسے رشیا ہے تو ایران بھی ہے، یہ تینوں کا اتحاد ہے نا شام کے اندر اور عراق کے اندر، تو اس لیے یہ ایران کو براہ راست انوالو کرنے جا رہی ہے۔ تو جب شام میں پھر لڑائی چل رہی ہوگی، غزہ میں بھی اگین پھر وہی بات ہے کہ پھر لیبنان کیسے خاموش رہ سکتا ہے، لیبنان کی لڑائی دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا، تو یہ بڑا کمپلیکس سینیریو ہے، اور اس میں ہر دن کے ساتھ اب مزید کلیئرٹی آ رہی ہے کہ اگلا منظرنامہ کیا بن رہا ہے، کس ڈائریکشن میں معاملات چلیں گے۔ ادھر عالمی جنگ کا خطرہ زوروں کے اوپر ہے، ایسکیلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، امن کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، تو نتنیاہو بھی اس ساری صورتحال کو کیلکولیٹ کر رہا ہوگا کہ جب دنیا عالمی جنگ میں جا رہی ہے تو پھر یہ اسرائیل کیوں جنگ روکے گا۔ دیکھیں جب عالمی جنگ ہوتی ہے تب ہیومن رائٹس، تب عالمی پریشر، یہ نہیں ہوتا، ضابطے اخلاق جو کہ آلریڈی نہیں ہیں عالمی جنگ میں تو بالکل ہی نہیں ہوں گے، وہ پریشر، وہ مظاہرے، کچھ نہیں، وہ بھی اس چیز کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، تو اس لیے فی الحال یہ جنگ کسی طور پر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ظاہری بات ہے نتنیاہو تو ٹرمپ کے آنے تک بھی انتظار لازمی کرے گا، جو ٹرمپ سے امیدیں ان کی تھیں وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ٹرمپ کے آنے تک تو وہ اس کو جاری رکھنا چاہے گا۔ ٹرمپ آ کر کیا کرے گا وہ ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہونے جا رہا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ اس وقت کا منظرنامہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں، آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔